अगला इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर नंबर 7, ये इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ अनप्लान्ड रिटर्न टू ओटी। अनप्लान रिटर्न टू ओटी, इसके बारे में ये इंडिकेटर है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है परसेंटेज, तो ये इंडिकेटर का यूनिट वैल्यू होगा परसेंटेज। इसको भी हमको मंथली ही कलेक्ट करना है, लेकिन इस इंडिकेटर में कुछ कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अनप्लान रिटर्न टू ओटी होता क्या है। सो अनप्लान रिटर्न टू ओटी का मतलब है आपकी इंडेक्स सर्जरी या ऑपरेशंस का कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको सेकेंडरी प्रोसीजर करना पड़ रहा है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सेकेंडरी प्रोसीजर अगर हमको करना पड़े जो कि इंडेक्स सर्जरी, जो आपकी पहली सर्जरी थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डायरेक्टली वो उससे लिंक्ड हो, तो हम उसको कह सकते हैं अनप्लान्ड रिटर्न टू ओटी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो गया आपका, ये क्या एग्जांपल है आपका, अनप्लान रिटर्न टू ओटी। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है साइड पे, तो आपको पेशेंट को दोबारा बुलाना पड़ेगा, उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और डिब्राइडमेंट, डिब्राइडमेंट पता है, मतलब बूंद बन जाना उस जगह पर, सर्जरी की साइड पे है तो बूंद का प्रोसीजर करना, उस जगह ऑपरेशन करना दोबारा से उस जगह पे, अनप्लान रिटर्न टू ओटी होगा। और क्या हो सकता है, एम्बोलेक्टमी, अब ये क्या होता है, इसमें आपका खून का थक्का जिसको बोलते हैं वो बन जाता है, ब्लड जो वेसल्स है उसमें जमा हो जाता है, जम जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको अनप्लान रिटर्न टू ओटी होता है ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, और क्या आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके अलावा, इवेल्युएशन अंडर एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया के अंडर में पेशेंट का इवेल्युएशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिस केस में इवन इसमें आपको री एक्सप्लोरेशन वाला केस है। री एक्सप्लोरेशन मतलब सेम साइट को आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ रहा, दोबारा ओपन करना पड़ रहा है, तो उस वाले डेटा को भी आपको यहां पर इस इंडिकेटर में कैप्चर करना होगा। ठीक है, कोई भी ब्लीडिंग का केस हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, डिब्राइडमेंट का केस है, कोई भी इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस है, एम्बोलेक्टमी का केस है, एम्बुलस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका वेसल्स में ब्लड जमा हो जाता है। अगर इस टाइप का केस है तो वो भी कॉम्प्लिकेशंस है। उन सारे केसेस में हमें पेशेंट को ओटी में दोबारा बुला के प्रोसीजर करना पड़ता है। तो अनप्लान रिटर्न टू ओटी में दिस री एक्सप्लोरेशन अगर किया है उसको भी कैप्चर करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई भी प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में आपने किया है तो उसको आपको कैप्चर नहीं करना है, यानी कि आपके जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया में जो प्रोसीजर्स हुए हैं आप उन्हीं का डेटा कैप्चर करेंगे। जो प्रोसीजर्स आपके लोकल एनेस्थीसिया में हुए हैं उन प्रोसीजर्स का डेटा आप यहाँ पर कैप्चर नहीं करेंगे। क्लियर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। और आप ये समझ लीजिए इसमें कि जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें आप 30 डेज का डिले रखेंगे। ये भी इस इंडिकेटर की थोड़ी खास बात है। मींस मैं आपको एग्जांपल देख के समझाऊं कि अगर आप जनवरी में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो नवंबर का डेटा आप कैप्चर करेंगे। एक महीने का गैप होगा तो उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ हुए हैं तो वो भी आपके कैप्चर
हो जाएंगे। इसलिए आपको 1 मंथ का, ये जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस इंडिकेटर को कैप्चर, अब आप ध्यान से समझ जाइए इस चीज़ को। NABH की बुक में भी डेफिनेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको 30 डेज का गैप देके उस डेटा को कलेक्ट करना है। सो जनवरी में कलेक्ट कर रहे हैं तो कब का होगा, नवंबर का होगा। वहीं अगर फरवरी में कर रहे हैं तो कब का होगा, दिसंबर का डेटा होगा। सो दैट यू आर गिविंग इनफ टाइम टू कैप्चर दिस डेटा। अब अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता भी है तो नॉट ओनली आपके रजिस्टर्स में ये लिखा रह जाएगा, आपको ऐसी जगह पर इंसिडेंट फॉर्म भी भरना है। तो ये आपका रिसोर्स हो जाएगा। सो इस डेटा को कितने अनप्लान्ड रिटर्न हुए हमारी ओटी में, इसको कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंसिडेंट फॉर्म भरने होंगे। उसमें प्रॉपर RCA, कापा क्यों हुआ, क्या किस वजह से हुआ, वो सब चीज़ें हमको मेंशन करनी होंगी। ठीक है। सो अनप्लान्ड रिटर्न टू ओटी में आपका ये चीज़ कैप्चर होगी। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मंथली आपको कलेक्ट करना है, डेटा समझ में आ गया। रिसोर्स क्या होगा, इंसिडेंट फॉर्म, क्योंकि आपको इंसिडेंट फॉर्म भरना है। लोकल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट्स को कैप्चर नहीं करना है। ये क्लियर समझ गए आप। क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस के एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको बता दिए। जैसे सेकंड सूचरिंग, अगर भी सूचरिंग भी करनी पड़ रही है पेशेंट को, सेकंड सूचरिंग दोबारा से, वो भी कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज में निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका सिंपल है, नंबर ऑफ अनप्लान्ड रिटर्न टू OT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स हु अंडरवेंट सर्जरीज या प्रोसीजर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें एक्सेप्शन क्या है, केस अंडर LA, लोकल एनेस्थीसिया अगर कोई केस है उसमें तो उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे। अगेन ये पूरा डेटा मंथली है तो हम मंथली ही कैप्चर करेंगे। लेकिन फिर से रिमाइंड करवा दूं, आप अभी तक इसको अगर गलत तरीके से कर रहे थे तो 30 डेज का आपको डिले करना है, सो दैट यू कैन कैप्चर द कॉम्प्लिकेशंस डेटा मोर एग्जैक्टली। हर महीने करते जाएंगे, हो सकता है उसके रिजल्ट ही ना आए, परिणाम ही ना आए इस टाइप के। तो कोई भी ऐसा केस हमें पता करने के लिए कि डिब्राइवमेंट का केस तो नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सेकंड सूचरिंग तो नहीं है, एनेस्थीसिया अंडर रिव्यू है पेशेंट, या आपका एम्बोलेक्टोमी का केस है, उस किसी भी केस में, ठीक है, आपका कॉम्प्लिकेशन किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन है तो अनप्लान्ड रिटर्न, इवन रीएक्सप्लोरेशन, मैंने जैसे आपको बताया रीएक्सप्लोरेशन का केस है, उसको भी आप इस डेटा में कैप्चर करेंगे। पहले 4th एडिशन में रीएक्सप्लोरेशन, अनप्लान्ड रिटर्न अलग अलग इंडिकेटर थे, अभी इसी में उसको ऐड ऑन कर दिया गया कि रीएक्सप्लोरेशन का केस है तो उसको भी आपको इसी के साथ कैप्चर करना है। क्लियर, ये वाला इंडिकेटर में कोई डाउट? चलिए, थैंक यू।